सभी छात्र छात्राओं को सुप्रभात। हाँ तो विद्यार्थियों, आज देखते हैं कक्षा 12th राजनीति विज्ञान पाठ्य पुस्तक से प्रमुख अवधारणाओं में शक्ति, सत्ता और वैधता की अवधारणा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी। तो आइए आज की प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। हमारी प्रश्नोत्तरी का आज जो पाठ है उसका नाम क्या है? उसका नाम है शक्ति, सत्ता और वैधता। तो आइए शुरू करते हैं हमारी प्रश्नोत्तरी। हमारी प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्य के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। यह कथन किसका है? तो शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्य के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्य के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। यह कथन किसका है? तो आपको इन चार विकल्पों में से बताना है कि यह कथन किसका है। पहला है आर्गेन्स्की, दूसरा है लाशवेल, तीसरा है बायरस्टेड और चौथा है थॉमस हॉब्स। तो इनमें से आपको बताना कि सही उत्तर क्या होगा। तो इन चार में से सही उत्तर हो जाएगा आर्गेन्स्की। तो किसने कहा था कि जो शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्य के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है? यह कहा था आर्गेन्स्की ने। तो देखिए हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न है, सत्ता आदेश पालन करने का अधिकार और आदेश पालन करवाने की शक्ति है। सत्ता आदेश पालन करने का अधिकार और आदेश पालन करवाने की शक्ति है। यह कथन किसका है? तो यह कथन इन चार विकल्पों में आपको बताना है। पहला है प्लेटो, दूसरा है मौस्का, तीसरा है हेनरी फेयोल और चौथा है मैकाले। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेनरी फेयोल। तो हेनरी फेयोल ने कहा था कि जो सत्ता है वो आदेश पालन करने का अधिकार और आदेश पालन करवाने की शक्ति होती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सत्ता का रूप नहीं है? तो हमारे राजनीति विज्ञान पाठ्य पुस्तक से जो शक्ति, सत्ता और वैधता पाठ दिया गया है उनमें सत्ता के विविध रूप बताए गए हैं। तो आपको बताना है कि उन रूपों में से कौन सा जो रूप है वो सत्ता का नहीं है। पहला है परंपरागत सत्ता, दूसरा है करिश्माई सत्ता, तीसरा है कानूनी तर्कसंगत सत्ता और चौथा है सैनिक सत्ता। तो हमारी पाठ्य पुस्तक में से जो सत्ता के रूप बताए गए हैं उनमें से इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प है सत्ता के रूप में वर्णित नहीं है? तो पहला है सैनिक सत्ता, पहला है परंपरागत सत्ता, दूसरा है करिश्माई सत्ता और तीसरा है कानूनी सत्ता। तो परंपरागत सत्ता भी होती है, करिश्माई सत्ता भी होती है, कानूनी तर्कसंगत सत्ता भी होती है, लेकिन सैनिक सत्ता का कोई वर्णन नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, लैटिन भाषा के शब्द लेजिटिमस का अर्थ क्या है? तो आपको बताना है कि लैटिन भाषा के शब्द लेजिटिमस का क्या अर्थ है। तो पहला है लॉफुल, दूसरा है हार्मफुल, तीसरा है अथॉरिटी और चौथा है पावरफुल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉफुल। एक नंबर विकल्प है सही होगा लॉफुल। हाँ तो विद्यार्थियों, चलिए देखते हैं हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, शक्ति के वर्ग प्रभुत्व सिद्धांत का संबंध है। तो आपको बताना है कि शक्ति के वर्ग प्रभुत्व सिद्धांत का संबंध है। तो इनमें पहला है समाजवाद से, दूसरा है मार्क्सवाद से, तीसरा है उदारवाद से और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर लिखा है वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत।
कौन सा? वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। और हमने पढ़ा है कि जो वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? मार्क्सवाद के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, सत्ता पालन का बाध्यकारी आधार है। तो आपको बताना है कि इनमें से सत्ता पालन का बाध्यकारी आधार कौन सा है? पहला है विश्वास, दूसरा है एकरूपता, तीसरा है लौकिक और चौथा है दबाव। तो हम जानते हैं कि सत्ता पालन करने के जो अधिकार है, जो आधार है, सत्ता पालन के जो आधार है उसमें विश्वास भी सत्ता पालन का आधार है, एकरूपता भी सत्ता पालन का अधिकार आधार है और लोकहित भी सत्ता पालन का अधिकार आधार है। लेकिन आपको बताना है कि इनमें से यह कह रहा है कि बाध्यकारी आधार कौन सा है? सत्ता पालन का बाध्यकारी आधार कौन सा है? तो इन चार में से सत्ता पालन का बाध्यकारी आधार होगा दबाव। आधार तो ये चारों ही हैं, लेकिन ये पूछ रहा है कि बाध्यकारी आधार कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर विकल्प है दबाव। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। परिवार में वृद्धजनों को प्राप्त सत्ता किस प्रकार की सत्ता है? तो आपको बताना है कि जो सत्ता के जो विविध रूप बताए गए हैं उन रूप में से परिवार में जो वृद्धजनों को प्राप्त सत्ता होती है वो किस प्रकार की सत्ता होती है? तो परंपरागत सत्ता, दूसरा करिश्माई सत्ता, तीसरा कानूनी सत्ता, चौथा उपयुक्त सभी। तो आपको पता है कि परिवार में जो वृद्धजनों को सत्ता प्राप्त होती है तो उसका आधार होता है परंपरागत सत्ता। तो परिवार में वृद्धजनों को प्राप्त सत्ता किस प्रकार की सत्ता है? परंपरागत सत्ता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इच्छ न कि बल राज्य का आधार होता है, यह कथन किसका है? तो राज्य का आधार इच्छा होती है, न कि बल। आपको बताना है कि यह कथन किस विचारक का है। तो पहला है मैक्स वेबर, दूसरा है टी.एच. ग्रीन, तीसरा है हाउब्स, चौथा है लॉक। तो आपको बताना कि इच्छा न कि बल राज्य का आधार होता है, यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा टी.एच. ग्रीन। तो यह किसने कहा था कि इच्छा न कि बल राज्य का आधार होता है? टी.एच. ग्रीन ने कहा था। चलो हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का प्रधान लक्षण है। आपको बताना है कि इनमें से लोकतंत्र का प्रधान लक्षण कौन सा है? पहला है सत्ता, दूसरा है वैधता, तीसरा है शक्ति और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लोकतंत्र का जो लक्षण होते हैं उसमें सत्ता, वैधता और शक्ति ये तीनों ही होते हैं, लेकिन यह पूछ रहा है कि इनमें से प्रधान लक्षण कौन सा है, मुख्य लक्षण कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वैधता। तो लोकतंत्र का प्रधान लक्षण क्या हो जाएगा? वैधता। और वैधता का मतलब क्या होता है? शासक व शासितों के मध्य सहमति ही वैधता कहलाती है। तो वैधता क्या होती है? शासक व शासितों के मध्य जो शासन के लिए सहमति बनती है उसे क्या कहते हैं? वैधता कहते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों चलिए देखते हैं हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, टॉमस हॉब्स की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। तो आपको बताना है कि टॉमस हॉब्स की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है। तो पहला विकल्प है लेवियाथन। इसमें विकल्प नहीं दे करके और एक शब्द या एक लाइन में उत्तर देना आपको। तो प्रश्न पहला जो एक शब्द में या एक लाइन में उत्तर देने वाला है वो है, टॉमस हॉब्स की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो टॉमस हॉब्स की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? लेवियाथन। वास्तव में लेवियाथन पुस्तक है वो टॉमस हॉब्स की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न है, समाज दो विरोधी
वर्गों में बंटा होता है। एक तो होता है बुर्जुआ वर्ग और दूसरा होता है सर्वहारा वर्ग। यह मान्यता किसकी है? तो आपको बताना है कि जो समाज होता है वो दो वर्गों में बंटा होता है। एक तो होता है बुर्जुआ वर्ग और दूसरा होता है सर्वहारा वर्ग। तो आपको बताना है कि इनमें से जो यह धारणा है, यह मान्यता है, यह किसकी है? तो इस प्रश्न को हमने पीछे भी देखा था। तो यह जो वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत होता है उसकी यह धारणा है कि समाज हमेशा बुर्जुआ और सर्वहारा दो वर्गों में बंटा होता है। और यह वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत है, यह मार्क्सवाद की देन है। किसकी देन है? मार्क्सवाद ने ही वर्ग प्रभुत्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, शक्ति के विभाजन का आधार लैंगिक है, यह मान्यता है। तो आपको बताना है कि शक्ति का विभाजन होता है वो लिंग के आधार पर होता है, यह मान्यता किसकी है? तो इसका हो जाएगा नारीवाद सिद्धांत की है। तो देखिए, शक्ति के विभाजन का आधार लैंगिक है और लैंगिक आधार है, यह मान्यता किस वर्ग ने दी है? नारीवाद ने दी है। किस वाद ने दी इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया? नारीवाद सिद्धांत ने। और इसका मतलब होता है कि इस सिद्धांत के अनुसार समाज की सारी शक्ति होती है वो पुरुष वर्ग के पास होती है। तो नारीवाद जो सिद्धांत है वो क्या मानता है कि समाज की सारी शक्ति पुरुष वर्ग के पास होती है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के अनुसार समाज को किन दो वर्गों में बांटा गया है? तो आपको बताना कि विशिष्ट वर्गीय जो सिद्धांत है वो समाज को किन दो वर्गों में विभाजित करता है? तो देखिए, पहला है विशिष्ट वर्ग जो शक्तिशाली है और दूसरा है सामान्य वर्ग जिसके ऊपर शक्ति प्रयुक्त होती है। तो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के अनुसार समाज किन दो वर्गों में बंटा होता है? एक तो होता है विशिष्ट वर्ग जो शक्तिशाली होता है और दूसरा होता है सामान्य वर्ग जिसके ऊपर शक्ति प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, शक्ति की कोई दो विशेषताएं लिखो। तो आपको शक्ति की दो विशेषताएं लिखनी है। तो देखिए, पहली विशेषता, शक्ति दमनात्मक होती है। शक्ति की पहली विशेषता क्या है? शक्ति क्या होती है? दमनात्मक होती है। शक्ति हमेशा दमनात्मक होती है। और दूसरी शक्ति की विशेषता, शक्ति का प्रयोग किसी की भी इच्छा के विरुद्ध किया जा सकता है। तो शक्ति की दो विशेषताएं बताइए। तो पहली शक्ति की विशेषता है शक्ति दमनात्मक होती है और दूसरी शक्ति की विशेषता कि शक्ति का प्रयोग किसी की भी इच्छा के विरुद्ध किया जा सकता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, शक्ति और बल में कोई दो अंतर लिखो। तो आपको शक्ति व बल में कोई दो अंतर लिखने हैं। किसमें? शक्ति व बल में। तो हमारा उत्तर हो जाएगा कि शक्ति परछन बल होती है। पहला अंतर है कि जो शक्ति होती है वो क्या होती है? परछन बल होती है, जबकि बल होता है वो प्रकट शक्ति होता है। तो शक्ति और बल में दो अंतर। पहला अंतर, शक्ति होती है वो परछन बल होती है, गुप्त बल होती है, और बल होता है वो प्रकट शक्ति होता है। और दूसरा अंतर हो जाएगा, शक्ति अप्रकट तत्व होती है जबकि बल प्रकट तत्व होता है। तो शक्ति क्या होती है? अप्रकट, और बल क्या होता है? प्रकट होता है। तो इस प्रकार से शक्ति और बल में ये दो अंतर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, शक्ति और प्रभाव में कोई दो अंतर बताओ। अब आपको शक्ति क्या है और प्रभाव क्या है, इनमें दो अंतर बताने हैं। तो पहला है कि शक्ति दमनात्मक होती है। शक्ति क्या होती है? दमनात्मक होती है, जबकि प्रभाव क्या होता है? मनोवैज्ञानिक होता है। शक्ति क्या होती है? दमनात्मक होती है और प्रभाव क्या होता है? मनोवैज्ञानिक होता है। तो पहला अंतर क्या हो गया? शक्ति दमनात्मक और प्रभाव मनोवैज्ञानिक होता है।
दूसरा आंसर हो जाएगा शक्ति अप्रजातांत्रिक होती है जबकि प्रभाव पूर्णतया प्रजातांत्रिक होता है। तो शक्ति क्या होती है? अप्रजातांत्रिक, और प्रभाव क्या होता है? पूर्ण रूप से प्रजातांत्रिक होता है। अगला प्रश्न है, शक्ति के विविध रूपों का नामोल्लेख कीजिए। तो आपको शक्ति के जो विविध रूप हैं उनके नाम बताने हैं। तो शक्ति के विविध रूप कौन कौन से हो गए? पहला हो गया राजनीतिक शक्ति, दूसरा आर्थिक शक्ति, और तीसरा विचारधारात्मक शक्ति। तो शक्ति के विविध रूप कौन कौन से हो गए? पहला राजनीतिक शक्ति, दूसरा आर्थिक शक्ति, और तीसरा हो गया विचारधारात्मक शक्ति। तो आइए देखते हैं हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न। सामान्य तथा राजनीतिक शक्ति का प्रयोग सरकार के कौन कौन से अंग करते हैं? तो सामान्य तथा राजनीतिक शक्ति का जो प्रयोग होता है वो सरकार के कौन कौन से अंग करते हैं? वही सरकार के जो 3 अंग होते हैं उनके नाम लिखने हैं। तो पहला हो गया व्यवस्थापिका, दूसरा हो गया कार्यपालिका, और तीसरा हो गया न्यायपालिका। तो सामान्य तथा राजनीतिक शक्ति का प्रयोग सरकार के कौन कौन से अंग करते हैं? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगला प्रश्न है, पॉलिटिकल पार्टीज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपको बताना है कि पुस्तक है एक प्रसिद्ध, और उस पुस्तक का नाम क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज। तो आपको बताना है कि पॉलिटिकल पार्टीज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट मिशेल्स। पॉलिटिकल पार्टीज पुस्तक के लेखक कौन है? रॉबर्ट मिशेल्स। हाँ तो विद्यार्थियों, हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न है, यूरोपीय चिंतन में प्रथम शक्तिवादी विचारक किसे माना जाता है? तो यूरोपीय चिंतन में पहला शक्तिवादी विचारक कौन था या किसे माना गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मैकियावेली को यूरोपीय चिंतन में प्रथम शक्तिवादी विचारक माना जाता है। हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न है, आधुनिक राजनीति विज्ञान के प्रमुख प्रणेता कौन हैं? प्रश्न बहुत अच्छा आया है कि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान, कौन से आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के प्रमुख प्रणेता कौन हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा चार्ल्स मेरियम को आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का प्रमुख प्रणेता माना जाता है। तो आधुनिक राजनीति विज्ञान के प्रमुख प्रणेता कौन हैं? चार्ल्स मेरियम। चलो देखते हैं अगला प्रश्न, राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया कि राजनीतिक विज्ञान एक शक्ति का विज्ञान है? राजनीतिक विज्ञान क्या एक शक्ति का विज्ञान है, यह किसने परिभाषित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान माना है। तो राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान किस विचारक ने माना है? कैटलिन ने। आइए देखते हैं हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न, कौन, कब, क्या, कैसे प्राप्त करता है? पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत अच्छी पुस्तक है। कौन, कब, क्या, कैसे प्राप्त करता है? तो आपको बताना है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? हेराल्ड लासवेल। हेराल्ड लासवेल। कौन, कब, क्या, कैसे प्राप्त करता है? पुस्तक के लेखक कौन है? हेराल्ड लासवेल। चलो विद्यार्थी देखते हैं हमारी प्रश्नोत्तरी अगला प्रश्न, द वेब ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का क्या नाम है? द वेब ऑफ गवर्नमेंट। तो आपको बताना है कि द वेब ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मैकाइवर। द वेब ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? मैकाइवर है। अगला प्रश्न, शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है। शक्ति क्या है? बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। यह कथन
किसके अनुसार है। तो आपको बताना है कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता होती है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट वायरस्टेड का। रॉबर्ट वायरस्टेड ने कहा था कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता होती है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वर्ग प्रभुत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्रश्न क्या है? वर्ग प्रभुत्व। वर्ग प्रभुत्व पहले भी आ चुका है, तो कह रहा है कि वर्ग प्रभुत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने। वर्ग प्रभुत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कार्ल मार्क्स ने। हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न है, समाज की सारी शक्ति किसी एक वर्ग के हाथ में न होकर अनेक समूहों में बंटी होती है। प्रश्न दोबारा फिर देखना कि समाज की शक्ति होती है वो किसी एक वर्ग के हाथ में न होकर के अनेक समूहों में बंटी होती है। यह मान्यता किस सिद्धांत की है? तो आपको बताना है कि समाज की सारी शक्ति किसी एक वर्ग के हाथ में न होकर के अनेक समूहों में बंटी होती है, यह मान्यता किस सिद्धांत के अनुसार सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बहुलवादी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? बहुलवादी। और बहुलवादी सिद्धांत मानता है कि समाज की सारी शक्ति किसी एक वर्ग के हाथ में न होकर के अनेक समूहों में बंटी होती है। हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न है, सत्ता आदेश पालन करने का अधिकार और आदेश पालन करने की शक्ति है। सत्ता आदेश पालन करने का अधिकार और आदेश पालन करने की शक्ति है, यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हेनरी फेयोल का। किसका? हेनरी फेयोल का। अगला प्रश्न है, हिटलर और महात्मा गांधी किस सत्ता के उदाहरण हैं? तो जो सत्ता के जो विविध रूप अपने पीछे पड़ रहे थे, तो आपको बताना है कि हिटलर और महात्मा गांधी किस सत्ता के उदाहरण हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा करिश्माई सत्ता के उदाहरण हैं। कौन सी सत्ता के? करिश्माई सत्ता के। हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न है कि परिवार में वर्धजनों से प्राप्त सत्ता किस प्रकार की सत्ता होती है? तो परिवार में जो वर्धजनों से प्राप्त सत्ता होती है वो किस प्रकार की सत्ता होती है, यह हमने पीछे भी पढ़ा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा परंपरागत सत्ता। तो परिवार में वर्धजनों से प्राप्त सत्ता किस प्रकार की सत्ता होती है? परंपरागत सत्ता होती है। हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न है, लैटिन भाषा के लेजिटिमस लैटिन भाषा के लेजिटिमस का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा वैधानिक। तो लेजिटिमस का अर्थ क्या हो जाएगा? वैधानिक, विधि के अनुसार। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का मुख्य लक्षण कौन सा है? तो आपको बताना है कि लोकतंत्र का मुख्य लक्षण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वैधता है। तो लोकतंत्र का मुख्य लक्षण क्या है? वैधता ही लोकतंत्र का प्रमुख लक्षण होता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सत्ता पालन के आधार बताइए। तो यह पूछ रहा है कि सत्ता पालन के आधार क्या हैं? सत्ता का पालन क्यों किया जाता है? तो पहला है विश्वास, दूसरा है एकरूपता, तीसरा है लोकहित और चौथा है दबाव। तो सत्ता पालन के आधार कौन कौन से होते हैं? विश्वास, एकरूपता, लोकहित और दबाव। हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय चिंतन में शक्ति के विविध तत्वों की व्याख्या किन किन विद्वानों द्वारा की गई है? तो प्राचीन भारतीय चिंतन में, प्रश्न दोबारा सुनना, प्राचीन भारतीय चिंतन में शक्ति के विविध रूपों की व्याख्या किन किन विद्वानों के द्वारा की गई है? तो उत्तर हो जाएगा मनु, कौटिल्य, शुक्र आदि विद्वानों द्वारा प्राचीन भारतीय चिंतन में शक्ति के विविध तत्वों की व्याख्या की गई है। हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न है, मैक्स वेबर ने सत्ता के कितने रूप बताए हैं? किसने?
मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के कितने रुपए नाम लिखना है? मैक्स वेबर के अनुसार, किसके अनुसार है? मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के कितने रुपए नाम लिखो। तो देखिए, मैक्स वेबर के अनुसार एक तो होगी परंपरागत सत्ता, दूसरी होगी करिश्माई सत्ता, तीसरी होगी कानूनी और तर्कसंगत सत्ता। किसके अनुसार है? मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के कौन कौन से रूप हो गए? परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता और तीसरा हो गया कानूनी तर्कसंगत सत्ता। हमारी प्रश्नोत्तरी अगला प्रश्न है, शिक्षक की सत्ता किस प्रकार का उदाहरण है? तो आपको बताना कि जो शिक्षक की सत्ता होती है वो किस प्रकार की सत्ता का उदाहरण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कानूनी तर्कसंगत सत्ता का उदाहरण होता है। हमारी प्रश्नोत्तरी अगला प्रश्न है, किस शासन व्यवस्था में वैधता का महत्व सर्वाधिक है? तो आपको बताना है कि वो शासन व्यवस्था कौन सी होती है जिसमें वैधता को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। प्रश्न पहले भी आ गया लेकिन इसको थोड़ा सा घुमाया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र। और लोकतंत्र का आधार ही वैधता मानी जाती है। तो इस प्रकार से किस शासन व्यवस्था में वैधता का महत्व सर्वाधिक होता है? लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में वैधता का महत्वपूर्ण, वैधता का जो महत्व होता है वो सर्वाधिक होता है। हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न है, वैधता प्राप्त करने के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? तो आपको बताना है कि वैधता प्राप्ति के जो साधन हैं प्रमुख, वो साधन कौन कौन से हैं। तो वैधता प्राप्त करने के साधन हो गए मतदान, जनमत, संचार के साधन, राष्ट्रवाद। तो फिर दोबारा बताना, वैधता प्राप्त करने के प्रमुख साधन कौन कौन से हो गए? मतदान, जनमत, संचार के साधन और राष्ट्रवाद। हाँ, देखिए हमारी प्रश्नोत्तरी अगला प्रश्न है, वैधता का आशय दैवीय उत्पत्ति के स्थान पर लोगों की सहमति को किसने बताया है? तो वैधता का जो आशय है वो दैवीय उत्पत्ति के स्थान पर लोगों की सहमति वैधता है, यह किसने कहा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा हॉब्स, लॉक, रूसो ने। तो वैधता का आशय दैवीय उत्पत्ति के स्थान पर लोगों की सहमति को किसने बताया? हॉब्स ने, लॉक ने और रूसो ने बताया।